वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 इंडियंस गिफ्ट टू द वर्ल्ड, भारत की इस संसार को प्रमुख देन। और जिसमें हमारा जो फर्स्ट पार्टीशन था वो हम पढ़ रहे थे हाउ योगा हील्स, किस प्रकार से हमारा जो शरीर है योग उसको किस प्रकार से ठीक करता है, किस प्रकार से योग जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, ये हम पढ़ रहे थे। तो इस चैप्टर के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट थे, जिसमें हमारे पास में दो नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा हम कर रहे थे। और उस नर्वस सिस्टम के बारे में हम बता देते हैं एक बार फिर से कि दो प्रकार के जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के अंदर काम करते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमने प्रीवियस क्लास में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने बताया कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो तभी एक्टिवेट होता है जब हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस या यूँ कहें कि जो थ्रेट है वो हमारे सामने उत्पन्न हो जाता है। सामने स्ट्रेस अगर हम फील करते हैं तभी हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम दूसरे एक रेस्पॉन्स हो रहा है जिसका नाम है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स भी कह सकते हैं। इसे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे ही हमारे सामने कोई भी एनवायरनमेंट थ्रेट अगर हमारे सामने आता है तो उस एनवायरनमेंट थ्रेट का यानी कि जो पर्यावरण जो खतरा है उसका हम या तो उनसे हम फाइट करते हैं, उससे लड़ते हैं, या फिर उस थ्रेट को देख करके हम भाग छूटते हैं। तो इसीलिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स का नाम भी दिया गया है। अब ये बताया गया था कि जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है अगर वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, एक छोटे टर्म्स में अगर वो होता है तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इससे क्या है कि हमारे सामने आने वाली जो मुसीबतें होती हैं, हमारे सामने आने वाले जो खतरे होते हैं उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि हम या तो उस खतरे से लड़ेंगे या फिर उस खतरे को देख करके हम दूर भाग जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए अपन को ये प्रिपेयर कर देता है। तो इसीलिए फाइट और फ्लाइट जो रेस्पॉन्स है वो एक शॉर्ट टर्म्स के लिए, एक छोटी समयावधि के लिए एक अच्छा है शरीर के लिए। लेकिन यदि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स या यूँ कहूँ मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यदि एक लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर ये हो जाता है तो फिर ध्यान रखना ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। क्यों? यदि अब हमारे पास में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा यानी कि यूँ कहूँ कि मैं स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहेगा तो यह हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ कर देता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ कर देता है। और हमारे शरीर के अंदर की जो नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ है, नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ का मतलब जन्मजात जो हमारे स्वस्थ होने की जो क्षमताएं हैं वो सीमित हो जाती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि हम अपने आप जो स्वस्थ होते हैं वो स्वस्थ होने की जो क्षमता है वो हमारी समाप्त हो जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इसके नुकसान हो जाते हैं। क्या नुकसान है कि देखो हमारे पास हमने बताया था कि जो लगातार रूप से हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ने लग जाती है, हृदय की संबंधित बीमारियां होने लग जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्वेटिंग पसीना पसीना होने लग जाता है, शैलो ब्रीथिंग सांस छिछली होने लग जाती है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। इसके अलावा मसल्स पावर जो होती है वो टेंशनिंग करने लग जाती है। इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने इकट्ठा हो जाती है। तो इसका मतलब ये कहें कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है ये वाला जो रेस्पॉन्स है वो अधिक समय तक हमारे पास में एक्टिवेट नहीं रहना चाहिए। इसके अधिक समय तक एक्टिवेट रहने से हमारे पास में स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, और जो बढ़ता हुआ स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल। अब देखो भाई होता क्या है कि यहाँ पर अतिरिक्त रूप से जो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा यानी कि हम यूँ कहें कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है वो एक लंबे समय तक यदि बना रहेगा तो इससे क्या होगा, कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल यानी कि क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस का मतलब होता है बहुत ही लंबे समय तक का जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, यानी कि लगातार जो बढ़ता हुआ तनाव है। क्योंकि अपन ने कहा कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स यदि लंबे समय तक रहेगा तो तनाव ज़्यादा रहेगा, तो लगातार जो बढ़ता हुआ तनाव है कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल। तो वह लगातार रूप से कोर्टिसोल नामक जो हार्मोन है, कोर्टिसोल नामक जो हार्मोन है उसकी उच्च लेवल को बढ़ाता रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर लगातार रूप से स्ट्रेस हमारे शरीर के अंदर आता रहेगा तो कार्टिसोल नामक जो हार्मोन है उसकी मात्रा भी ऊंची उठती चली जाएगी। कार्टिसोल नामक जो हार्मोन है वो ऊंचाई तक चला जाता है। अभी कार्टिसोल नामक हार्मोन जो है वो किस काम का है हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर किस प्रकार से ये काम करता है, तो इसके बारे में बताया गया है कि दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी इंक्लूडिंग रेगुलेशंस ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। अब देखो भाई कार्टिसोल नामक जो हार्मोन है
वो बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा? जब हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस जो है वो लगातार रूप से बढ़ता रहेगा। यदि हमारे शरीर के अंदर लगातार रूप से स्ट्रेस बढ़ता रहता है तो कार्टिसोल नामक जो हार्मोन है वो उच्च लेवल तक चला जाता है। अब ये कार्टिसोल नामक हार्मोन क्या काम आता है कि जो ये हार्मोन है अगर ये नॉर्मल लेवल पर होता है, बिल्कुल सामान्य स्तर पर होता है, तो ये हमारे शरीर को बिल्कुल एक्टिव और हेल्दी बनाए रखने में हमारी मदद करता है। यानी कि कार्टिसोल नामक हार्मोन की नॉर्मल स्टेज पर अगर वो रहता है तो हमारा शरीर कैसा रहेगा? बिल्कुल एक्टिव और हेल्दी रहेगा, बिल्कुल सक्रिय और स्वस्थ रहेगा। अब इसी में देखो दो बातें शामिल की है, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। अब यह यानी कि हमारा जो शरीर है वो एक्टिव और हेल्दी कब रहेगा? जब इसी चीज़ में शामिल किया गया है कि रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। यानी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब हमने पहले ही पढ़ा, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी वो शक्ति, हमारी रासायनिक वो अभिक्रिया जिससे हमारा जो भोजन होता है वो भोजन शक्ति के रूप में, हमारी ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। तो हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सर्कुलेशन में रहेगा, रेगुलेशन में रहेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड का प्रवाह है, हमारा जो रक्त का जो प्रवाह है वो उसका बिल्कुल रेगुलेशन में रहेगा। तो यानी कि हमारा शरीर जो है वो कब एक्टिव रहेगा, कब हेल्दी रहेगा? जब बिल्कुल मेटाबॉलिज्म और जो ब्लड प्रेशर है बिल्कुल वो सर्कुलेशन में हो। सर्कुलेशन या कह सके रेगुलेशन का मतलब होगा नियमन का मतलब हिंदी में यूँ कहे कि एक तरीके से सुचारू रूप से चलता हुआ रहना चाहिए। हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि जो हम खा रहे हैं वो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होती रहनी चाहिए। साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल सुचारू रूप से रेगुलेशन में हो, नियमन में हो, तब हमारा शरीर जो है बिल्कुल एक्टिव व हेल्दी होता है। तो हमारा एक्टिव और हेल्दी कब होगा? जब हमारा जो ये हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? कार्टिसोल जो हार्मोन है वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पर होगा उस समय पर। अब आपने क्या बताया? यदि हमारा स्ट्रेस जो है लगातार रूप से बढ़ रहा है तो कार्टिसोल नामक जो हार्मोन है उसकी तीव्रता भी बढ़ जाती है। अब जब कार्टिसोल नामक हार्मोन की तीव्रता बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा उससे? बट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन सुप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड काज स्लीप डिस्टर्बेंस एंड लॉस ऑफ अपेटाइट। अब देखिए भाई, हमने पहले कहा कि नॉर्मल स्टेज तक तो ठीक है कार्टिसोल, लेकिन अगर ये बढ़ गया तो इसके बढ़ने से क्या होगा? बट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कार्टिसोल, लेकिन कार्टिसोल नामक जो हार्मोन है इसकी अत्यधिक मात्रा, एक्सेसिव का मतलब क्या हो गया? अत्यधिक मात्रा जो है किसकी? कार्टिसोल नामक हार्मोन की जो अत्यधिक मात्रा होने से क्या होगा? कैन सप्रेस, ये दबा सकता है द इम्यून सिस्टम। किसको दबा सकता है? रोग प्रतिरोधक तंत्र को, जो हमारा प्रतिरोधक तंत्र है उसको ये दबा सकता है। एंड काज स्लीप डिस्टर्बेंस, और ये किसका कारण बन सकता है? स्लीप डिस्टर्बेंस का, यानी कि नींद नहीं आने का कारण ये बन सकता है। एंड लॉस ऑफ अपेटाइट, और भूख की कमी। लॉस का मतलब कमी और अपेटाइट का मतलब क्या हो गया? भूख, यानी कि भूख नहीं लगना, तो भूख की कमी का भी कारण बन सकता है। तो कार्टिसोल नामक हार्मोन के बढ़ जाने से क्या होगा? एक तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है, दब जाता है। इसके अलावा काज स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आने के कारण बन जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ अपेटाइट, यानी कि भूख की कमी का कारण ये बन जाता है। हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट। अब देखो, इतने तो दुष्प्रभाव उसने डाले ही हैं, साथ ही साथ कार्टिसोल के उच्च स्तर पर होने पर क्या होगा? कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, यह आपकी हार्ट रेट जो है उसको बढ़ा सकता है। हार्ट रेट का मतलब क्या हो गया? हृदय की गति को बढ़ा सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। योर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होगा? एक तरीके से कि जो चर्बी जो होती है उसको ये बढ़ा सकता है। यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल का मतलब वैसे पदार्थ जिनसे आपके जो हृदय गति जो होती है, यानी कि हृदय का जो संबंधित बीमारियां हैं वो होने लग जाती है। यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आपकी हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, और जो ट्राइग्लिसराइड नामक की जो वसा है इसके ज़्यादा होने से ये भी बढ़ जाता है। इसके ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा? रिस्क फैक्टर फॉर बोथ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स है। और आपको पता ही होगा ट्राइग्लिसराइड नामक जो वसा है इसके बढ़ जाने की वजह से हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक संबंधित जो बीमारियां हैं वो तेज़ हो जाती हैं। तो इतने सारे दुष्प्रभाव है किसके? कार्टिसोल नामक हार्मोन के बढ़ जाने के। तो कार्टिसोल नामक हार्मोन के बढ़ जाने की वजह से क्या क्या हुआ कि भाई देखो, एक तो बता दिया इम्यून सिस्टम हमारा दब जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस का कारण ये बनता है, भूख की कमी का कारण ये बनता है। इसके अलावा यह हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा देता है। और ट्राइग्लिसराइड लेवल के बढ़ने से क्या हो जाता है? हार्ट अटैक और स्ट्रोक संबंधी जो
बीमारियां हैं वो तेज़ हो जाती है, हार्ट अटैक आने लग जाता है, स्ट्रोक आने लग जाता है दिमाग में। तो इतने सारे दुष्प्रभाव है किसके, कार्टिसोल नामक हार्मोन के बढ़ जाने के। और कार्टिसोल नामक हार्मोन क्यों बढ़ता है, जब तनाव ज़्यादा तेज बढ़ जाता है। और तनाव ज़्यादा तेज क्यों बढ़ता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कार्टिसोल एक्ट्स एज सेडेटिव्स विच कैन लीड टू से चेंज इन मूड स्पेशली टू फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन। अब जो बाई प्रोडक्ट्स है, बाई प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया इसके जो सहायक तत्व है। बाई प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया, सहायक तत्व, यानी कि कार्टिसोल नामक के जो हार्मोन है इसके बढ़ने के साथ साथ और भी जो तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कार्टिसोल यानी कार्टिसोल के जो सहायक तत्व है एक्ट एज सेडेटिव्स, वो एक निद्रा कारक के तौर पर काम करते हैं। सेडेटिव्स का मतलब क्या हो गया, निद्रा कारक। यानी कि जो कार्टिसोल के जो बाई प्रोडक्ट्स है, सहतत्व है, ये निद्रा कारक के तौर पर काम करते हैं। इसका मतलब यही इनके ज़्यादा होने से नींद भी आने लग जाती है। विच कैन लीड टू चेंज इन मूड, जो हमारे जो मूड में बदलाव ला सकता है। हमारा जो एक तरीके से देखने का तरीका है, मूड हमारा, उसमें बदलाव ला सकता है हमारे दिमाग के अंदर। एस्पेशली विशेष तौर पर टू फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, और विशेष तौर पर जो डिप्रेशन की जो फीलिंग है, डिप्रेशन का मतलब निराशा, निराशा की जो फीलिंग है उसकी ओर ये अग्रसर हमको कर सकता है। तो इसलिए कार्टिसोल नामक जो हार्मोन है उसका बढ़ना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि इसके बढ़ने से हमारे पास में देखो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। साथ ही साथ कार्टिसोल नामक हार्मोन के बढ़ने की वजह से इसके सह प्रोडक्ट्स जो है, यानी कि बाय प्रोडक्ट्स जो हैं, उसके सह उत्पाद जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। उनकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर चेंजमेंट आने लग जाते हैं, और विशेष तौर पर हम निराशा की जो फीलिंग्स है वो भी देखने को मिलने लग जाती है। तो यहाँ हम यूँ कहें कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा देर तक हमारे शरीर के अंदर एक्टिवेट नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा देर तक अगर एक्टिवेट रहता है तो इतनी सारी जो समस्याएं उनका सामना हम करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में है फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज़ ए नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। अब देखो हमारे पास में जैसे जैसे कोई भी चीज़ बीमारी होती है तो उसका काउंटर पार्ट भी होना ज़रूरी है। यदि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर हमारे शरीर के अंदर है तो उसी का काउंटर बैलेंस बनाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है। सौभाग्य से हमारे शरीर में जो नेचुरल काउंटर बैलेंस को बनाने के लिए किसका, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स का, यानी कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स तो हमने देखा कि इसके होने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां वगैरह होती हैं इसके बढ़ने की वजह से। तो इसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरी एक और चीज़ लागू होती है जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसी को अपन कह सकते हैं रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। ठीक है, तो फाइट और फ्लाइट का काउंटर बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति के द्वारा हमारे शरीर को एक नर्वस सिस्टम पर एक्टिवेट किया गया है जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसी का ही दूसरा नाम क्या है, रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। अब देखो नाम से पता पड़ता है ये है रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स का मतलब है शिथिलीकरण की प्रक्रिया, यानी कि आराम पहुंचाने की प्रक्रिया। वहाँ तो हम स्ट्रेस में होते हैं, यहाँ स्ट्रेस को कम कर दिया जाता है। किसके द्वारा कम किया जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। वहाँ अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वहाँ स्ट्रेस बढ़ता है, और यहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही यहाँ स्ट्रेस जो है वो घट जाता है, यानी कि उसमें आराम पहुँचा दिया जाता है। The parasympathetic nervous system becomes activated when the threat or stressor has passed or ended, but it can also be consciously activated by deepening the breath and by relaxing the skeletal muscles. अब देखो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है उसी समय एक्टिवेट हो जाता है जब कोई भी थ्रेट का मतलब खतरा, या स्ट्रेसर का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिससे अपन को तनाव हो रहा है, यानी कि कोई भी खतरा या तनाव देने वाली जो वस्तु है, तनाव देने वाला कोई भी जो कारक है, हैज पास्ड वो गुजर जाता है, और एंडेड या फिर समाप्त हो जाता है, उसी समय पर हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि हम किस चीज़ से तनाव ले रहे हैं वो चीज़ समाप्त हो जाए, हमारे सामने कोई खतरा वो टल जाता है, तो उसके टल जाने के बाद में अपने आप ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है अपने आप ही। लेकिन इसे जानबूझकर भी एक्टिवेट किया जा सकता है, बट इट कैन आल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड। लेकिन इसे जानबूझकर, कॉन्शियसली का मतलब क्या हो गया, जानबूझकर इसे एक्टिवेट किया जा सकता है बाय डीपिंग का मतलब
गहरा करके, किसको? द ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब सांस, यानी कि सांस गहरी कर करके, जैसे योग में करते हैं ना हम, योग में लंबी लंबी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो सांस गहरी करके इसे एक्टिवेट किया जा सकता है। एंड बाय रिलैक्सेशन स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल की, और मसल्स का मतलब होता है हड्डियां, या यूँ कह सकते हैं मांसपेशियां। तो मांसपेशियों को आराम पहुंचा करके, रिलैक्स करवा करके हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब देखो दोनों ही काम किस में होते हैं? योग में होते हैं। भाई अपने पास में ब्रेथ है, डीपनिंग बाई ब्रेथ यानी कि सांस को गहरा करना, योग में होता है, प्राणायाम में। इसके अलावा अपनी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां, जिनको रिलैक्सेशन देना, आराम पहुंचाना, ये भी योग से संभव है। तो मतलब दोनों एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? ये योग से। लेकिन अभी तक योग के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं अभी। When activated the parasympathetic nervous system lowers blood pressure, heart rate and respiration, the pace of the breath। अब देखो जब हमारे पास में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, तो उस समय पर अपन ने बताया कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को तेज़ कर देता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन, श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें नुकसान पहुंचाता है। तीनों ही बातें हुआ करती थी वहाँ पर। लेकिन जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो यह कम कर देता है किसको? ब्लड प्रेशर को। जो वहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था वो यहाँ पर बिल्कुल लेवल कर देता है उसको। हार्ट रेट को कम कर देता है, यानी कि हार्ट रेट जो हमारी हृदय गति तेज चल रही थी उसको कम कर देता है। एंड रेस्पिरेशन, और जो श्वसन क्रिया है, श्वसन जो क्रिया है उसको भी बिल्कुल सामान्य कर देता है। पेस ऑफ द ब्रेथ, यानी कि सांस लेने की जो गति है उसको भी बिल्कुल सामान्य कर देता है। डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड। और देखो वहाँ पर हमने बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही क्या होता है? हमारी जो पाचन क्रिया है और जो निष्कासन क्रिया है वो बंद हो जाती है। पढ़ा था हमने वहाँ पर कि हमारी जो पाचन क्रिया और जो निष्कासन क्रिया है वो हमारी बंद पड़ जाती है। तो यहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही हमारी जो पाचन क्रिया है और जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन का मतलब निष्कासन जो क्रिया है, कुछ भी अवशिष्ट पदार्थों के निकलने की जो क्रिया है, निष्कासन जो क्रिया है वो स्टिमुलेट कर दी जाती है। स्टिमुलेट का मतलब उसे दोबारा से उत्तेजित कर दी जाती है, यानी कि दोबारा सुचारू रूप से वो क्रियाएं होने लग जाती है। और देखो एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम्स नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ ए लॉन्ग टर्म हेल्थ। अब देखो वहाँ हमारा जो खून था वो बिल्कुल है, उसका जो ब्लड का जो फ्लो था वो बंद कर दिया गया था। ब्लड फ्लो बिल्कुल बंद हो गया था। वहाँ पर खून जो था वो किसी भी ऑर्गन्स तक पहुँच नहीं पाता था। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता तो हमने पढ़ा था उसमें भी कि जो ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है, ऑर्गन्स तक वो नहीं पहुँच पाता। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जो हमारा ब्लड है वो इज़ फ्री, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है। किसके लिए? टू ट्रैवल, जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए। किसमें? डाइजेस्टिव यानी कि पाचन क्रिया, पाचन तंत्र, रिप्रोडक्टिव जनन तंत्र, ग्लैंडुलर यानी कि ग्रंथि तंत्र, और इम्यून सिस्टम जो हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र है, उन तक जाने के लिए हमारा जो खून है वो स्वतंत्र हो जाता है। यानी कि हमारा जो खून है वो आसानी के साथ में पाचन तंत्र में पहुंच जाता है, जनन तंत्र में पहुंच जाता है, ग्रंथि तंत्र में पहुंच जाता है, और रोग प्रतिरोधक तंत्र है उसमें हमारा जो खून है वो आसानी से पहुंच जाता है। और ये जो सारे के सारे जो तंत्र है वो आवश्यक है, नेसेसरी हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, लंबे समय तक हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। हमारे लंबे समय तक हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो चारों तंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज आल्सो नॉन एज द रेस्ट और रिन्यू स्टेज। रिलैक्सेशन जो रेस्पॉन्स है यानी कि शिथिलीकरण की जो प्रक्रिया है, जिसका दूसरा नाम क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है इसको दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है। कौन सा? रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। रेस्ट का मतलब आराम करना, रिन्यू का मतलब दोबारा नवीनीकरण करना, स्टेज का मतलब अवस्था, यानी कि आराम और नवीनीकरण की अवस्था। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि देखो एक तो अपन ने क्या कहा था, इसमें जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल आराम करने लग जाता है, रिलैक्स करने लग जाता है, और फिर उसके बाद अपने आप को रिन्यू का मतलब तरोताज़ा कर लेता है। तो आराम और तरोताज़ा करने की जो अवस्था है वो इसको भी कह सकते हैं अपन। व्हेन द बॉडी हैज़ द टाइम, जब बॉडी के पास, हमारे शरीर के पास में समय होता है, रिसोर्स संसाधन होते हैं, टू हील द बॉडी, शरीर को स्वस्थ करने के लिए,
एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस, और बीमारी का इलाज करने के लिए, बीमारी की प्रतिक्रिया देने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमारे शरीर के पास में बिल्कुल टाइम भी होता है, उस समय पर समय भी बच जाता है, और उसके साथ साथ ही हमारे पास रिसोर्स भी होने लग जाते हैं। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, टाइम द एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, we not only allow our body to recover from illness and disease, but we also practice preventive medicines by allowing the body to perform all its essential maintenance tasks। अब देखिए भाई, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, द बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, यानी कि जो हमारी रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स है, यानी कि जो शिथिलीकरण की जो प्रक्रिया है, आराम पहुंचाने की जो प्रतिक्रिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर, फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार करके, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके, समय को बढ़ा करके, और उसकी गहराई को बढ़ा करके हम ना केवल हमारे शरीर को बीमारियों से रिकवर होने में मदद करते हैं, हम तो हमारे शरीर में जो बीमारियां हो रही हैं स्ट्रेस से रिलेटेड, उन बीमारियों को हमारे शरीर से रिकवर होने के लिए अलाउ करते हैं, बल्कि वी आल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन, बल्कि हम जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, उनके प्रिवेंटिव का मतलब होता है उनका रोकथाम, उनके रोकथाम को भी अपन व्यवहार में ला रहे हैं। कैसे ले रहे हैं कि भाई मान लीजिए हम हमारी जो बीमारियाँ हैं उनका इलाज केवल रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स से ही अगर अपन कर लेते हैं, तो एक तो क्या हुआ इससे कि हमने अपनी बीमारी का इलाज कर लिया, दूसरा हमने दवाई भी नहीं ली, मेडिसिन ली क्या, उसमें कोई मेडिसिन नहीं ली। तो इसी वजह से कहा है कि रिलैक्सेशन जो रेस्पॉन्स है उसकी बारंबारता को बढ़ाकर, फ्रीक्वेंसी का मतलब उसकी बारंबारता को बढ़ाकर, समय को बढ़ाकर, उसकी गहराई को बढ़ा करके हम ना केवल बीमारियों से रिकवर होने के लिए हमारे शरीर को आज्ञा दे रहे हैं, बल्कि हम जो मेडिसिन है उनके रोकथाम को भी अपने व्यवहार में उतारते हैं। कैसे उतारते हैं? बाय अलाउिंग द बॉडी, हमारे शरीर को अनुमति दे करके, टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, कि हमारा जो शरीर है वो इसके एसेंशियल मेंटेनेंस, एसेंशियल का मतलब हो गया आवश्यक, और मेंटेनेंस का मतलब हो गया आवश्यक, और मेंटेनेंस का मतलब देखभाल के, टास्क का मतलब कार्य। आवश्यक देखभाल के जो कार्य हैं, आवश्यक जो रखरखाव के जो कार्य हैं शरीर के, वो अपने आवश्यक रखरखाव के जो कार्य को कर करके उनको हमारे शरीर से जो बीमारी, हमारे शरीर की जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं उनके लिए जो अपने जो है मेडिसिन ले रहे हैं उनको रोकथाम में भी मदद कर सकते हैं, कि अपने शरीर का देखभाल अपन खुद करें, कि हमारा शरीर किस प्रकार से अपना काम कर रहा है, उसकी काम अपन खुद करते हैं, तो हमें मेडिसिन के जो मेडिसिन का जो अपन प्रयोग करते हैं उनसे बच सकते हैं। तो अभी तक अपन ने पढ़ा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में। दोनों सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि वहाँ ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ कर देता है, हार्ट रेट को तेज़ कर देता है, रेस्पिरेशन क्रिया को अवरुद्ध कर देता है। तो यहाँ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन को बिल्कुल ठीक करता है। वहाँ हमने पढ़ा डाइजेशन और एलिमिनेशन की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, उसको वो बंद कर देता है, तो यहाँ इसको वो एक्टिवेट कर देता है। वहाँ पर हमारा जो ब्लड है, खून जो है वो ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच पाता है, जबकि यहाँ पर हमारा जो ब्लड है वो हमारे सिस्टम तक पहुँच पाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है उसको हम पढ़ चुके हैं। अभी तक योग के बारे में जिक्र लेसन में नहीं हुआ है। अब देखेंगे इसके बाद में कि योग जो है हमारे किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, किस प्रकार से हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको योग जो है वो ठीक कर सकता है। लेकिन ये पढ़ेंगे हम हमारी कल की क्लास में।